ऐसे कोई चांसेस है कि आए दिनों में फिर से ऐसी कोई नई बीमारी आ सकती है? देखिए, वायरस जो है वो हर पल अपने आप को म्यूटेट करते रहता है और ये सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं, और भी कई तरीके के वायरसेस हैं जिससे ह्यूमन बीइंग को खतरा है। सेंसिबल तरीके से चलेंगे तो हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं, और ये पैंडेमिक कब आएगा कब नहीं आएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि आपको SMS फॉलो करना है, यानी सैनिटाइजेशन, मास्क और सेफ डिस्टेंस। एनवायरनमेंट, एनिमल और ह्यूमन की हेल्थ, ये एक है, कॉमन हेल्थ है। वो कंसेप्ट जरा आप हमें समझाइए। अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड के एग्जांपल ले तो वहाँ पे दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल, सबसे अच्छा हेल्थ केयर, सबसे अच्छे डॉक्टर्स है। बट अगर आप उनकी गहराई में जाए, जैसे मैं कनाडा में था तो वहाँ पे रह के मैंने देखा कि उनको हेल्थ का रियल मीनिंग पता है। रियल हेल्थ क्या है? रियल हेल्थ है अच्छी हवा, अच्छा पानी और अच्छी मिट्टी। नमस्कार, विमर्श के आज के इस पॉडकास्ट में आज हम हमारी और आपकी सेहत की बात करने वाले हैं। सिर्फ सेहत की नहीं, तो कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी 4 साल पहले आ गई। शायद आज हम काम में लग गए तो भूल भी गए रहेंगे, और जिन्होंने उस बीमारी से अपनों को खोया है उसके दिलो दिमाग में आज भी वो बीमारी बसी हुई है। ये बीमारी क्यों आई, उसने इतना बड़ा महाभयंकर रूप कैसे धारण किया, उसके ऊपर इलाज क्या था, उसके ऊपर रिसर्च क्या हुआ है, हमारे देश ने अपने देशवासियों के प्रति ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए क्या स्टेप्स ली है, कैसा संशोधन इस बारे में हुआ है, ये सब हम आज के इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। ये पॉडकास्ट सिर्फ हमारे भारतवासियों के लिए, उनकी सेहत के लिए, आगे आने वाली बीमारियों से बचने के लिए। अभी ये बीमारी चली गई है तो हम ऐसा सोच नहीं सकते कि आगे आ नहीं सकती, आएगी तो भी हम इसके लिए तैयार है। वो तैयारी कितने हद तक है, कैसी है, ये सब जानने के लिए आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट से मिलने वाले हैं जिनका नाम है डॉक्टर कृष्णा खैरनार। निरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भारत की सर्वोच्च संशोधन संस्था है। भारत की नहीं, जग भर में माने जाने वाली ये संस्था है। उसके प्रिंसिपल साइंटिस्ट और ऐसे महाभयंकर बीमारियों पे रिसर्च करने वाले संशोधक डॉक्टर कृष्णा खैरनार आज हमारे साथ है। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर खैरनार सर, आपका हमारे विमर्श पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं। आपके बारे में जब भी हमने सुना तो हमें ऐसा कोई एक डॉक्टर चाहिए था कि जो ऐसे बीमारियों के ऊपर जो काम हुआ है उसके बारे में लोगों को फिर से बताए। लेकिन आपके बारे में सुना, आपके बारे में जानकारी ली। आप जिन लोगों को जानते हैं उन लोगों से हमको जो जानकारी मिली कि एक साइंटिस्ट होने के नाते जो आपने शिक्षा हासिल की है, उसके अलावा आपके साइंटिस्ट होने का मकसद जो है देशभक्ति है। आपके विचार देशभक्ति से प्रेरित है और आम आदमी की सेहत का ख्याल करके आपने अपना काम आगे बढ़ाया है। और आज भारत सरकार के सेवार्थ एक संशोधक के नाम पे आप काम कर रहे हैं, इसका हमें गर्व है, अभिमान है। तो आपका बहुत तहे दिल से स्वागत। हम इस पॉडकास्ट की स्टार्ट करेंगे कोरोना के बारे में जानकारी लेके, लेकिन आपसे मुझे पहली बात जाननी है। जो 4 साल पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कईयों ने अपनी जानें गंवाई, तो क्या ऐसी बीमारी आगे आने की आशंका है? क्योंकि 6-7 महीने पहले फिर से दिखाई दिया था कि कुछ ना कुछ पेशेंट्स वापस से बढ़ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, उसका जो एडवांस वर्जन आ गया उसके पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ये जो संकट है ये पूरी तरह से ख़त्म हुआ है या आगे आने के चांसेस भी है? देखिए, वायरस जो है वो हर पल अपने आप को म्यूटेट करते रहता है, और ये सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं, और भी कई तरीके के वायरसेस हैं जिससे ह्यूमन बीइंग को खतरा है। पर मैं एक बात हमेशा कहूँगा कि हमें खौफ में या डर में या बहुत पैनिक में नहीं रहना चाहिए। हमने वो भी सेहत के लिए हानिकारक है, और अगर हम किसी भी सिचुएशन को ठंडे दिमाग से हैंडल करें तो वो किसी भी बीमारी को पार पाने में हमें मदद करता है। कोरोना एक उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये एक महामारी करके आया था, इसमें ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट रहना दोनों ही घातक है। और जैसे हम लोग ने नतीजे देखे। बिल्कुल, जैसे फर्स्ट वेव में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे। ये कोविड का वेव आया जो एक
पेरेंट स्ट्रेन था जो चाइना से निकला, जिसको हम वाइल्ड स्ट्रेन बोलते हैं, इसने लोगों को बीमार किया और इतने बड़ा घातक नहीं साबित हुआ और वो चला गया। और फिर उसके बाद एक फेज आया ओवर कॉन्फिडेंस का कि भाई नहीं चलो हमने तो कोरोना को हरा दिया। पर जब वो पलट के आया सेकेंड वेव में, डेल्टा वेरिएंट जिसे बोलते हैं, जिसे हम डबल म्यूटेंट भी बोलते हैं, उसने तो त्राहिमाम मचा दिया। सबसे ज़्यादा लोग डेल्टा वेव में गए। तो उससे ऐसा हो गया है कि अभी हमें एक तरीके की ऐसी स्थिति में रहना है कि हमें अलर्ट स्टेट में रहना है। हम किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते। यानी आज डेफिनेटली डेल्टा के पहले और डेल्टा के बाद आने वाले वेरिएंट्स डेल्टा जितने घातक नहीं रहे, पर हमें हमारा जो जैसे बोलते हैं ना एक वॉच डॉग या हमारा जो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हमेशा कायम रहना चाहिए, जो पब्लिक को बिना पैनिक करे अपना काम करते रहे और जब समय आए तो एक तरीके का वार्निंग दे और लोगों को बचाने में मदद करे। जैसे जब पैंडेमिक आता है तो उसके पहले वो एक छोटे स्तर पे रहता है। पहले वो एक तरीके से एंडेमिक होता है, फिर वो एपिडेमिक होता है, फिर वो पैंडेमिक बनता है। वायरस के केस में ये स्टेज बहुत जल्दी जल्दी कवर होते हैं। और कोविड-19 जिसे हम अभी पैंडेमिक कहते हैं, वो तो पहले चाइना में एक तरीके से एंडेमिक ही था, पर वो जिस तेजी से फैला किसी को उसने संभलने का मौका नहीं दिया। पर अब हम लोग विश्व भर में यानी एक तरीके से एक तैयारी के साथ बैठे हैं कि भाई अब नेक्स्ट वेव आए या कोई भी आए तो हम बेटर प्रिपेयर्ड है। यानी अगर हम फर्स्ट वेव की तैयारी देखें, जब हमारे पास में एक इन्फ्लुएंजा का बैकग्राउंड था, पूरे विश्व भर में जैसे कोविड के लिए अभी एक फैसिलिटीज तैयार हुई है, वैसे इन्फ्लुएंजा के लिए थी। हम सभी लोगों ने विश्व भर में इन्फ्लुएंजा के ही एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे काम किया और कोविड के लिए जो भी तैयारी थी उससे लड़े और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं यही कहूँगा कि भाई अभी विश्व स्तर पे सिर्फ भारत में ही नहीं, तकनीकी काबिलियत इतनी बढ़ गई है कि अब नेक्स्ट वेव आने के पहले हम अर्ली वार्निंग देने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या तैयारी हुई है? देखिए, हमने बहुत बड़ी कीमत चुका के ये सीखा है। यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग बहुत स्मार्ट थे और हम लोगों ने तुरंत ही सब सीख लिया। बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी और बहुत समय लगा इसको समझने में, क्योंकि वायरस, ये जो कोविड का वायरस है, ये जैसा मैंने बताया कि ये हर पल म्यूटेट होता है। मैं अगर एक आम भाषा में कहूँ कि इसकी म्यूटेशन रेट बहुत तेज़ है और इसके कारण क्या है, ये कब कौन सा म्यूटेशन ले और कौन सा म्यूटेशन इंसान के लिए घातक है, वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो तभी दिखता है जब वो इंसान में आके उसके सिम्टम्स रिकॉर्ड होने शुरू होते हैं। अगर वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होता है, हॉस्पिटल से जो डाटा आता है, हॉस्पिटल से जो भी वर्ल्ड ओवर जो भी हमारे वार्निंग सिस्टम्स है, वो सब एक इंटीग्रेटेड वे में काम करने के लिए अब तैयार है, जिसे हम एक वन हेल्थ अप्रोच बोलते हैं। पहले लोग हेल्थ के लिए अलग काम करते थे, ह्यूमन हेल्थ का, एनिमल हेल्थ के लिए अलग काम करते थे और एनवायरनमेंट का अलग काम करते थे। पर अब इस चीज ने सिखाया है कि वन हेल्थ क्यों जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे को पूरा का सबकी हेल्थ। जी, हमें वन हेल्थ मीन्स एनवायरनमेंट, ह्यूमन और एनिमल, ये तीनों के बीच में क्या चल रहा है, इसके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इंटीग्रेशन होना चाहिए। वो अब संजीदगी पूरे विश्व भर में आई है और ये होने से अब हमारे लिए, जैसे कोविड-19 ये वायरस जानवर से ही इंसान में आया। ये क्यों इंसान के लिए घातक है? क्योंकि इंसान इसके लिए कभी तैयार नहीं था। ये जानवरों में था, जानवरों से जंप होके जब ये ह्यूमन बीइंग में आया तो ये घातक। जनरली हर महामारी में ये ऐसा ही होता है, जब भी एक स्पीशीज जंप होता है वो एक तरीके का सरप्राइज थ्रो करता है अनदर स्पीशीज के लिए और उसमें कुछ समय के लिए उसकी घातकता, जब तक इम्यूनिटी या कोहर्ट इम्यूनिटी ना आ जाए तब तक वो काफी घातक रहता है। कोविड में भी ऐसा ही हुआ। तो ये एनिमल, ह्यूमन और एनवायरनमेंट, अब ये फैल रहा है एनवायरनमेंट में, तो ये तीनों चीज़ों का जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा तब तक में हम किसी भी महामारी को रोकने में कारगर नहीं हो पाएंगे। तो अब ये जो सिस्टम से काफ़ी स्ट्रांगली तैयार हो गए हैं और अच्छा इंटीग्रेशन नेटवर्क बना है। अभी हाल ही में WHO ने भी वन हेल्थ अप्रोच पे बहुत जोर दिया है और हमें भी वन ऑफ द लैब्स करके WHO ने इसके लिए नामांकन किया है। एक बहुत बड़े ऑनर की बात है हमारे देश के लिए कि एक WHO ने रिकॉग्निशन दिया है एज अ कोलैबोरेटिंग सेंटर एंड रेफरेंस लैब, और ये सब वन हेल्थ नेटवर्क के थ्रू करने वाले हैं। इसके आगे इसकी स्टेप्स कैसी है, आप जरा बताएंगे? इसकी और आम एक भाषा में लोगों को समझना चाहिए कि कैसा रिसर्च हो रहा है अपने देश में। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हम ये लड़ाई आंख पे पट्टी बांध के नहीं जीत सकते। अगर हमें पता ही नहीं कि भाई कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी ये बीमारी ऐसी भी बीमारी है कि जिसमें असिम्टोमेटिक केसेस सिम्टोमेटिक केसेस से ज्यादा है। तो सिम्टोमेटिक का मतलब है कि किसी को अगर बीमारी के जो सिम्टम आ रहे, बुखार आ रहा है, लक्षण दिख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये बीमार है। पर ज्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है कि जो इसके सिम्टम ही नहीं दिखाते। अब वो कैसे घातक साबित होते हैं? वो एक कैरियर के रूप में काम करते हैं। वो उनके घर में कोई
कोमॉर्बिड पेशेंट होगा, किसी को कोई डायबिटीज होगा, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होगी, किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम रहेगी, हाँ सीओपीडी रहेगा, ऐसे कई तरीके की कोमॉर्बिडिटी के साथ लोग जी रहे हैं, दवा दारू करके अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने उनकी लाइफ की लॉन्जिविटी बढ़ रही है। बट ऐसे में ये महामारी क्यों घातक साबित होती है कि ये किसी और हेल्दी पर्सन के थ्रू किसी बीमार तक पहुंच सकता है, क्योंकि हम आज जैसे हम जवान हैं, हम किसी लैब या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, हमें वहां से मिला और हम घर जा रहे हैं, घर में हमारे बूढ़े माँ बाप है या कोई ऐसा कोमॉर्बिड पेशेंट है, उसको हम फैला रहे हैं, तो वो उनके लिए घातक हो जाता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि आपको SMS फॉलो करना है, यानी सैनिटाइजेशन, मास्क और सेफ डिस्टेंस, ये 3 चीजों को अगर हम फॉलो करें तो इस महामारी को काफी हद तक, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम इसको अगर प्रिवेंट कर पाए वही क्योर से ज्यादा बेटर है। अच्छा, और क्योर में भी ऐसा है कि इस कोविड पैंडेमिक में देखा गया है कि मैनेजमेंट ही अपना रोल ज्यादा प्ले करता है, क्योंकि हमें पेशेंट को मैनेज करना पड़ता है। अगर हम उसको सही तरीके से उसका SpO2 लेवल मेंटेन रखें या जो भी उसके सिम्टोमेटिक चीजों को हम अगर मैनेज कर पाए तो वो दवाई से कम मैनेजमेंट से ज़्यादा ठीक होता है। पर कोविड पैंडेमिक इतनी तेजी से फैलता है कि सभी हॉस्पिटल के जो सेटअप है, जो भी हेल्थ केयर सेटअप है, वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। वो इतना ज़्यादा उन पे लोड आता है कि वो उतना कारगर तरीके से मैनेज इतने लोगों को नहीं कर सकते, इसलिए ये बीमारी कम आघात पहुंचाते हुए भी घातक साबित हुई, क्योंकि इसने एक वक्त में इतने लोगों को कर दिया कि हॉस्पिटल में ओवरवेल्म हो गया। अब यूरोप का अगर मैं एग्जांपल लूं, भारत तो हमेशा ही ओवरवेल्म है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। पर मैं यूरोप की बात बताऊं जहां पे पॉपुलेशन काफी कम है, इटली में तो लोगों को डिस्क्रिप्शन अपनाना पड़ा कि भाई ये पर्सन का उम्र कम है, ये पर्सन ज्यादा है, तो हम इस कम उम्र के पेशेंट को ट्रीट करेंगे और बड़े उम्र वाले को छोड़ना पड़ा। जैसे नेचुरल सिलेक्शन में नेचर जो नेचुरल सिलेक्शन बताए, ह्यूमन ने एक अपना सिलेक्शन लगा दिया। ये क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि हेल्थ केयर सेटअप ओवरवेल्म हो गए थे। तो ये बीमारी का अपना अलग ही तरीके का जो काम करने का जो तरीका है, वो सिस्टम पे बहुत प्रेशर डालता है। इसलिए अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन मिले, लोग अगर प्रिवेंशन जिसे मैं बोल रहा हूँ कि SMS को अगर फॉलो करे तो उनके लिए भी अच्छा है, और जो इसको हैंडल करने वाली जो मशीनरी है उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तभी सेकंड वेव थी, तभी आपका नाम बहुत ही सुनने में आया था। जो कोविड टेस्ट करने का सिस्टम था उसके ऊपर आपने एक बहुत ही सरल और सहज उपाय ढूंढ के निकाला था, वो क्या है जरा आप बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद वो सवाल लाने के लिए। एक्चुअली हमारा पहला जो फर्स्ट जो रिफ्लेक्स था वो ये नहीं था कि हमें कुछ इनोवेट करना है। हमने पहले इस चीज़ को, इसमें काम करते करते हमने इनकी प्रॉब्लम्स को समझा। जैसे आप में से कई लोग कोविड के सैंपल देने गए होंगे, लंबी कतारें रहती है, और हमारे पास में हेल्थ केयर वर्कर्स की बड़ी कमी रही है हमेशा ही, क्योंकि जिस तरीके का पॉपुलेशन पे देश का है, ये बैलेंस हमेशा ही उल्टा ही रहता है, और ये बना ही रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर हम एक अलग ही कंट्री है, यानी हम आप यूरोपियन अमेरिकन मॉडल यहाँ नहीं बिठा सकते। आप देखेंगे तो RPTS जो सेंटर है, जो नीरिक का सेंटर था, वहां पे हमने 3 किलोमीटर लंबी तक लाइन देखी थी। वो क्यों पड़ी? क्योंकि एक तो कई लोगों को कम समय में टेस्ट कराना है, दूसरा इसकी जो नेजो एंड ओरोफेरिंजियल स्वैब्स है, जो नाक में और जो मुंह में डाले जाते हैं, ये जो डाले जाते हैं, ये डालने के लिए बड़ी ही तकनीकी एक्सपर्टाइज लगती है। कोई भी आम आदमी इसको खुद नहीं कर सकता, और इसको करने में जो सक्षम जो पर्सन है, उसको भी पूरा PPE किट पहन के एक कियोस्क में खड़े रह के करना पड़ता है। तो ये चीजों में क्या होता है कि जो टर्न अराउंड टाइम है वो बड़ा ज्यादा हो जाता था, और कम बहुत कम रिसोर्सेस में इतने लोगों को करने में समय ज्यादा लगता था। तो हमने इन चीजों को देखते हुए हमने ये सोचा कि हम क्यों ना इसके लिए कोई एक, क्योंकि देखिए जब कोविड पैंडेमिक आया तो हमारे पास कुछ तैयारी या रिसर्च करने का टाइम नहीं था। हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग जो सेटअप थे उनको ही हमने बोरो करके ये लड़ाई लड़ना शुरू किया। हमने कोई नए वेपन्स नहीं तैयार किए, हमारे पास जो वेपन थे वो हम शुरू किए लड़ना। उनमें से एक VTM और स्वैप भी था, जिसको पहले से ही वायरल के लिए यूज किया जाता है। और VTM का फुल फॉर्म क्या है? इट्स अ वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। ये बेसिकली पहले वायरस का जो टेस्टिंग होता था वो कल्चरिंग करके होता था, वायरस को ग्रो किया जाता था लैब में, जो समय लेने वाली प्रोसीजर थी। तो इसलिए VTM में कैरी करना जरूरी होता था, ताकि वायरस उसमें मर न जाए, ताकि वायरस इस लायक रहे कि वायरस को लैब में ग्रो किया जा सके। तो हमने यही सोचा कि जब वायरस की टेस्टिंग रियल टाइम PCR से हो रही है, जिसमें हमें सिर्फ वायरस का जीनोम चाहिए, वायरस का सिर्फ हमें RNA चाहिए, तो ये इतना जरूरी नहीं है कि वायरस उसमें वायबल रहे।
तो हमने उस चीज को डाउनग्रेड करते हुए एक ऐसा कैरिंग सॉल्यूशन लाया जो कि इजीली गार्गल किया जा सकता है। अच्छा, हाँ, और गार्गल करके हम उसको वापस उस ट्यूब में डाल सकते हैं जिसमें वो आएगी, आप उसको डालो, हाँ, गार्गल करिए और गार्गल करके आप उसको थूक दें। तो इससे क्या हो गया कि ये प्रोसीजर नॉन इन्वेजिव हो गई। इसमें नाक में और मुंह में डालने के लिए, स्वैब डालने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, और सेल्फ सैंपलिंग संभव है। तो इससे क्या हो गया कि जैसे आरपीटीएस सेंटर का मैं एग्जांपल देता हूँ, वहां पे क्यू खत्म हो गई। हम लोगों ने वो जो कलेक्शन ट्यूब्स है वो लोगों को दे दिए और लोग वहीं उसके परिसर में सेफ डिस्टेंस रख के अपनी सैंपलिंग करके खुद ही सेंटर में देने लगे वहीं के वहीं। और उसमें दूसरी और एक चीज बड़ी ये भी हुई है जो कई लोगों को पता नहीं है, उसमें हमने एक्सट्रैक्शन जो किट थी जो काफी कॉस्ट ऐड करती थी आरटीपीसीआर टेस्ट पे और काफी समय भी उसमें लगता था उसको करने के लिए, वो भी हमने उसमें से हटा दिया। हमने एक ऐसी इनोवेशन की जिसमें ये जो गार्गल सैंपल है इसको हमने एक ऐसा बफर निर्माण किया जिसको हम उसके साथ मिला दे और रूम टेम्परेचर पे रख दे, तो जो वायरस का जो आरएनए है वो बाहर आ जाता है और उस आरएनए को हम आरटीपीसीआर या जीनोम सीक्वेंस के लिए यूज कर सकते हैं। वक्त की बचत होगी और पैसे की भी बचत हो गई। टेस्टिंग जो कॉस्ट है, टोटल टेस्टिंग कॉस्ट 250 रुपए पे आ गया। सिर्फ 250 कॉस्ट जी जी, पूरे टेस्टिंग का कॉस्ट 250 रुपए आ गया और उसमें इंसान की जरूरत भी नहीं थी, कोई एक्सपर्ट की जरूरत भी नहीं थी। हाँ, जो सैंपलिंग कर सके, बट उसके बाद तो एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि लैब में आरटीपीसीआर करने के लिए जरूरत पड़ती है। पर टेस्टिंग के लिए और इवन लैब में भी हैंडलिंग के लिए हमारा हाई थ्रूपुट बढ़ गया क्योंकि हमें बहुत सारे सैंपल हम एक वक्त में हम उसका आरएनए बाहर ला सकते थे यूजिंग अ वेरी सिंपल आरएनए रिलीज बफर जो हमने लैब में तैयार किया था। तो इससे कॉस्ट कम हो गया और इससे जो हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है वो भी बढ़ गया और हम 3 घंटे के अंदर, यानी हम सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं इवन रिपोर्ट भी दे पाते थे। तो हमारा जो अंदर रिपोर्ट भी मिल जाती थी। तो हमारा जो लैब था वो सबसे फास्टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्टिंग लैब करके भी बड़ा प्रचलित हुआ था उस वक्त में। बहुत नाम सुना था तभी जी, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी उसके बारे में क्योंकि वो पूरे देश भर में फैल नहीं पाया शायद वो टेस्ट। जी, वो इसलिए नहीं फैल पाया क्योंकि इन सब चीजों को पहले तो हमें आईसीएमआर, डीसीजीआई ये सब के क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, मान्यता लेनी पड़ती है और उसके बाद में फिर हमें इसको कमर्शलाइज भी करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ की जो किट्स थी वो हम ही यहाँ बना के देते थे। हमें अप्रूवल मिलने के बाद भी हमें कमर्शलाइज करने में थोड़ा टाइम लगा और कमर्शलाइज होने के बाद ही इसका स्केल अप होता है क्योंकि पूरे देश भर में फैलाने के लिए आपको एक ऐसी इंडस्ट्री चाहिए। क्योंकि हम जो CSIR है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम लोग एक इनोवेशन इंजन है, हम लोग इनोवेट करते हैं पर हमारे पास कोई प्रोडक्शन लाइन नहीं है, हम कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो हमें अगर इंडस्ट्री का साथ मिलता है और इंडस्ट्री हमारी टेक्नोलॉजी लेती है तो वो उसको स्केल अप कर सकती है और इसीलिए इंडस्ट्री और साइंटिफिक पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। और कोविड में यही हुआ, हमने 3 कंपनीज को इसको कमर्शलाइज किया, हाई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेरिल डायग्नोस्टिक्स और एक MSME यूनिट है प्लास्टी सर्ज नाम से, उनको हमने दिया। तो ये 3 लोग इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब आगे की वेव में जैसे जो ऑलरेडी अवेलेबल स्टॉक्स है जो उस VTM स्वैब के, वो जैसे ही खत्म होने लगेंगे तो गवर्नमेंट ने हमें कमिट किया है कि वो ये हमारे गार्गल बेस्ड सिस्टम को यूज करेंगे आगे चल के। वैसे भी नागपुर में भी हम लोग गार्गल बेस्ड सिस्टम को यूज करके हम लोग जीनोम सर्विलेंस कर ही रहे हैं क्योंकि अभी क्या है, अगर आप लोगों के पास जाएं और बोले कि मुझे स्वैब दो तो लोग इसके लिए काफी यानी झिझकते हैं क्योंकि इस तरीके का दर्द और पेन उनको नहीं झेलना है। पर अगर आप गार्गल लेके जाते हो तो लोग बड़े अच्छे से खुद तैयार हो जाते हैं देने के लिए क्योंकि उनको उतनी तकलीफ नहीं होती है। और हम घर घर जाके सैंपल, क्योंकि सेल्फ सैंपलिंग है, कलेक्ट करके कोल्ड चेन मेंटेन करके हम लैब में ला सकते हैं। मतलब जहाँ पे पूरे विश्व भर में स्वैब टेस्टिंग का सिस्टम चल रहा था तभी अपने इंडिया में आपने एक गार्गलिंग सिस्टम निकाला जी। तो WHO ने उसको कुछ रिकमेंड किया? नहीं, WHO का ऐसा कहना है कि WHO हमेशा एक नए इंटरवेंशन, कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन को बहुत इनकरेज करता है। वो ऐसे स्पेसिफिकली किसी एक चीज पे नहीं हाथ रखते हैं, बट उनका ये कहना है कि सलाइवा बेस्ड डायग्नोस्टिक्स, गार्गल बेस्ड डायग्नोस्टिक भी आने चाहिए क्योंकि ये कॉस्ट कटिंग भी है और सिंपल भी है और एक बड़े वे में पैंडेमिक पर नजर रखने में बहुत मदद करते हैं। जैसे हम अगर मानो कोई एक सैंपल साइज करके देखना चाहते हैं कि भाई ह्यूमन में कितना ये सर्कुलेट हो रहा है, तो हमारे लिए गार्गल बेस्ड टेक्निक से ये सर्विलेंस करना बहुत आसान है। और इसमें लोगों की स्वेच्छा, जैसे मैंने बताया कि वो भी इजीली इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो इन तरीके की चीजों का WHO की मान्यता है क्योंकि WHO ने खुद गार्गल और सलाइवा बेस्ड सैंपल्स को कहा है कि भाई उसको यूज किया जा सकता है कोविड टेस्टिंग के लिए।
अभी आपसे मैंने जान लिया, लोगों ने जान लिया कि अगर आइंदा ऐसी बीमारी, बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमित होने वाली बीमारी आई तो हम कितने तैयार हैं। इसके ऊपर आपका रिसर्च बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आप लोग नीरी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप मुझे बताइए, ये सब रिसर्च करने के लिए आपने क्या पढ़ाई की है, जिससे इसके बारे में भी लोगों को पता चले, और आज जो युवा आपको देख रहा है जिसने अपने देश में से कोरोना हटाने के लिए इतना काम किया है, तो वो कितने पढ़े हैं और उनसे उनको इंस्पिरेशन मिले। आपने क्या क्या पढ़ा है? जी, मैं स्कूल से शुरू करूंगा। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रल स्कूल कहते हैं, और मेरी ये पढ़ाई बंगाल में हुई, कलकत्ता में। अच्छा। क्योंकि हमारे पेरेंट्स वहीं पे पोस्टेड थे। वहाँ से 12वीं खत्म करने के बाद मैं नागपुर आया। नागपुर में मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस किया, जिसमें मैं माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और जूलॉजी मेरे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से ही पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया इन माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद जिपमर नाम की एक संस्थान है साउथ में, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। वहाँ पे काफ़ी मेडिकल रिसर्च अच्छा होता है, तो वहाँ पे मैंने मेरी पीएचडी की। वहाँ से पीएचडी करने के बाद मुझे कनाडा की सरकार ने एक निमोनिया की वैक्सीन डेवलप की एक टीम बनाई थी, वो उसमें मुझे इन्वॉल्व किया था। हाँ, टोरंटो तो शहर का नाम है जहाँ पे ये लैब थी, जिसको ऑन्टारियो एजेंसी फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन बोलते हैं। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की एक लैब है। पोस्ट डॉक्टरेट आप? हाँ, तो पीएचडी के बाद में मैं वहाँ पे एज अ रिसर्च साइंटिस्ट गया। मैंने वहाँ रिसर्च किया, और उसके बाद में वहाँ पे जो मेरे जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर इच्छुक है तो आप पोस्ट डॉक्टरेट भी परस्यू कर सकते हैं। वैसे मैं वहाँ पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए नहीं गया था, मैं वहाँ पे वैक्सीन का जो भी एक्सपीरियंस या वहाँ मेरा जो भी रोल प्ले करके मैं वापस भारत ही आना चाहता था, क्योंकि मैं भारत छोड़ना नहीं चाहता था। मेरी इच्छा थी कि मैंने जो भी रिसर्च किया है मैं मेरे देश के लिए ही करूँ, जो भी बूंद बूंद से सागर बनता है मैं करूँ। पर एक अपॉर्चुनिटी आई और मैं उसमें गया, तो ऐसे उस कारण मुझे एक मौका मिला नॉर्थ अमेरिका की लैब में काम करने का, और मैंने वहाँ पोस्ट डॉक्टरेट भी की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। फिर वहाँ से मैं फिर से अपने देश वापस आ गया। वहाँ पे टोरंटो पे आप यहाँ पोस्ट मतलब डॉक्टरेट करके वहाँ गए, आपको एक टास्क मिला वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, काम करने के लिए। आपका अनुभव समृद्ध करने के लिए वहाँ कौन से साइंटिस्ट की आपको मदद हुई? नहीं, वहाँ पे जैसे डॉक्टर डॉन लो थे। डॉक्टर डोनाल्ड लो एक बहुत ही प्रचलित इंसान है, जिन्होंने SARS-1 जो सार्स कोव का जो हम बोलेंगे कि पहला वर्जन, ये तो SARS-CoV-2 था। SARS-1 पे काम करने वाले बहुत ही बड़ा नाम थे, और उनको SARS मैन भी बोला जाता है। उन्होंने ही नॉर्थ अमेरिका में SARS-1 को स्प्रेड न होने में, या उसको नॉर्थ अमेरिका से बाहर निकल के पैंडेमिक न होने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और वो मेरे एक तरीके से सुपरवाइजर थे, वो मेरे गाइड भी थे, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो चीज़ें इस पैंडेमिक में भी बहुत काम आई, जो मैंने उनसे वहाँ सीखा वो चीज़ें यहाँ पे बहुत काम आई। बट हम कभी भी इसके लिए तैयार नहीं थे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि SARS-CoV-2 आएगा, दुनिया में आएगा। और मैं तो यहाँ आके मेरा जो रिसर्च था वो बैक्टीरियल वायरस पे चल रहा था, मैं गंगा के ऊपर शोध कर रहा था। बट ये जब पैंडेमिक आया तो हम सभी सरप्राइज हुए, और मैंने उस वक्त मेरे जो निदेशक महोदय से थे उनसे मैंने चर्चा की कि मेरा ऐसा बैकग्राउंड रहा है वायरसेस पे, और वो भी SARS-1 पे मैं काम कर चुका हूँ, तो मैं क्यों ना SARS-CoV-2 में कोई इनिशिएटिव्स लूँ। तो उस वक्त वैसे ही लॉकडाउन लगा था, पूरी इंस्टीट्यूट बंद थी, जबकि हमारे इंस्टीट्यूट का वैसे मेन मैंडेट कोविड पैंडेमिक नहीं था। हम लोग एनवायरमेंट वाले लोग हैं, बट क्योंकि हमें नहीं पता था कितने दिन एक्सपर्टीज थी, और क्योंकि हमें लग रहा था कि ये कुछ हफ्ते या कुछ महीने रह के चला जाएगा, ऐसी सोच के पूरे जग भर में यही सोचते कि भाई ये किसी ने नहीं सोचा था कि 3 साल 4 साल रहेगा। हमने यही सोच के इसको भाई अभी सब बंदी है, वैसे भी लोएस्ट रिस्क है, लॉकडाउन लगा ही था, तो लैब में हम अभी कुछ करेंगे, और कुछ गड़बड़ भी हुई तो भी एक तरीके से एक सेफ जोन तो है ही। तो उसको करते हुए हमने निदेशक महोदय से अनुमति ली, और जो हमारी लैब थी नीरी की, वहीं पे हमने ये जो भी ICMR के नॉर्म्स है, क्या क्या होना चाहिए, जो भी उनके रेगुलेशंस, उसके हिसाब से हमने लैब सेट की और अप्रूवल लेके यहाँ पे कोविड टेस्टिंग शुरू की, RT-PCR टेस्टिंग शुरू की, जो उस वक्त बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये लड़ाई हम बिना आँख पे पट्टी बांधे नहीं जीत सकते। हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, और ये जानने के लिए RT-PCR एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है। तो उसको हमने शुरू किया यहाँ नीरी में, और वन ऑफ द फर्स्ट लैब्स थे जिन्होंने ये शुरू किया।
और हमने बाकी यहाँ पे जो और भी रीजनल लैब्स थे बाकी जो जैसे जीएमसी, आईजीएमसी, एम्स, इनके कोऑर्डिनेशन में भी हमने काम किया और काफ़ी टेस्टिंग नागपुर के लिए की, जैसे नागपुर को उसका बहुत फ़ायदा मिला। और बाद में जब जीनोम सर्विलेंस की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये वायरस को जैसे मैंने बताया कि हम बिना देखे, बिना जाने या बिना परखे नहीं इस लड़ाई को जीत सकते, वैसे ही इसकी इन डेप्थ एनालिसिस के लिए अगर हमें देखना है कि ये वायरस में क्या म्यूटेशन हो रहे हैं, वायरस किस तरीके से अपना स्वरूप बदल रहा है, वो देखने के लिए हमें इसकी होल जीनोम सीक्वेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसकी होल जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की और हम विदर्भ की पहली लैब थे जिन्होंने ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की, और वो आज भी वो जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे यहाँ शुरू ही है, जो बहुत ज़रूरी है। इस वायरस काम शुरू है, आज भी काम शुरू है उस पर। आपके बातों से मुझे पता चल रहा है कि जैसे हमारे देश में पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं और वहीं के हो जाते हैं, लेकिन मैंने जितना तक पढ़ा है आपके बारे में, तो आपको वहाँ की कनाडा की सिटीजनशिप भी देने के लिए गवर्नमेंट तैयार थी जी। वो सब आप छोड़ के इंडिया वापस आए अपने देश की सेवा करने के लिए, ऐसा एक हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे एक विचारधारा रहती है, एक संस्कार रहते हैं, या कोई एक शक्ति रहती है जो इंस्पिरेशन देती है, कोई लोग रहते हैं। तो आपके बारे में क्या था? नहीं, मेरे बारे में तो इट्स वेरी सिंपल कि भाई मेरे घर का जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही यानी समाज के लिए काम करने वाला रहा है। मेरी मदर भी एक टीचर थी, फिर वो प्रिंसिपल रही, उन्होंने भी अपने प्रोफेशन से आगे जाके लोगों की मदद की। मेरे पिताजी भी एक डॉक्टर थे, पर उन्होंने भी अपने जो भी काम से आगे चल के समाज के लिए काम किया। नाम क्या उनका? तो मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर सुरेश खैरनार है और मदर का नाम इंदू खैरनार है। और जो भी उनके जो भी फ्रेंड सर्कल थे उनमें भी जैसे डॉक्टर अभय बंग, जो बहुत प्रचलित नाम है, जो गढ़चिरौली में जिनका काम बहुत बड़ा है, और वो पहले जॉन हॉपकिंस में भी थे। तो इन लोगों से जो भी मेरा इंटरेक्शन रहा, इन लोगों को जो मैंने देखा, इससे मेरे मन पे एक बहुत गहरा असर पड़ा कि भाई हमें अगर देखिए क्या है कि हेल्थ एक ऐसा मुद्दा है जो एशिया और अफ्रीका में बहुत एक बर्निंग इशू है, और विदेशों में भी जो लोग इसमें बहुत काफ़ी ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, वो भी एशिया और अफ्रीका को ही एक स्टडी टारगेट बना के काम करते हैं। तो मुझे यही लगा कि भाई मैं खुद इस देश का वासी होते हुए मैं क्यों वहाँ से इन चीज़ों पे शोध करूँ, मैं क्यों ना यहाँ आके करूँ। तो हमारी भी पॉपुलेशन है, बहुत है, और हम जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ के डायनामिक्स एकदम अलग है। हम वहाँ के मॉडल्स यहाँ सेट नहीं कर सकते, और हमें हमारे ही तरीके से इनको सॉल्व करने को आगे आना पड़ेगा। वो सोच से मैं आया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे आने से बहुत कुछ बदल गया, पर मेरा ये मानना है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे और भी लोग हैं कई सेक्टर्स में, कई फील्ड में, जो भारत आए हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये यानी मैं अगर किसी को इंस्पायर कर रहा हूँ तो ज़रूर मैं भी किसी से इंस्पायर होकर ही आया हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहे, और ये हमारे देश के लिए क्या, ये पूरे दुनिया के लिए ही अच्छी बात है। ज़रूर आपसे और इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग ये इंस्पिरेशन लेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए कुछ भारत सरकार की तरफ से पुरस्कार रहते हैं, साइंस फील्ड में काम करने के लिए, शांति सागर भटनागर पुरस्कार वगैरह रहते हैं, क्या आप उनके लिए अप्लाई हो गए थे? आपको? नहीं, मैं बेसिकली क्या है, ऐसे पुरस्कार और इन चीज़ों में बहुत बिलीव नहीं करता। मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है लोगों की सेवा करना और खुद को कारगर साबित करना। वो ठीक है, कभी कोई समय आया या किसी ने सम्मान दिया तो वो कोई उसमें मेरा कोई उसमें कोई विरोध नहीं है, पर मैं कभी भी सम्मान या पुरस्कार या रिवॉर्ड के लिए काम नहीं करता। मेरा यही है कि भाई जो एक तरीके का ये एक सामाजिक कार्य ही है, यानी मैं भले ही आज एक वैज्ञानिक हूँ, पर एक सामाजिक, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के हमने काम करना चाहिए। हम अगर इंजीनियर है, हम अगर डॉक्टर है, हम अगर वैज्ञानिक है, हम अगर वकील है, हम जो भी है, हमने एक समाज के लिए सोच के काम करना चाहिए, तभी वो काम सही काम होता है। और मेरा हर दिन जो भी मेरा काम है, जिससे जो लोगों को जो मदद मिल रही है, लोगों का जो फायदा हो रहा है, वही मेरे लिए किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं है। तो ये मेरा और मेरी टीम के लिए भी, और ये काम मैं कोई अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े थे और बहुत लंबा समय निकल गया और बहुत लोग आए और गए, और उन सब का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने में, या हम ये तो नहीं कहेंगे जीतने में, पर ये लड़ाई को लड़ने में हमारी बहुत मदद की और अपनी जान तक गंवाई। हमारे लैब से 2 लोग गए हैं। मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी इस पैंडेमिक में काम करते हुए। और इन्हीं सब कुर्बानियों से और लोगों के अपने हार्डवर्क से ये संभव हुआ कि आज हम शांति से बैठ के
पॉडकास्ट कर रहे हैं। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जिस तरीके से अपने देश का एक सैनिक बॉर्डर पे खड़े रह के अपने देश को बचा रहा है और हमें चैन की सांस लेने दे रहा है, वैसे ही पैंडेमिक के वक्त में ये जो भी डॉक्टर्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की टीम थी, ये भी एक सैनिक ही थे जिन्होंने हमारे देश को या दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने दुनिया को इस महामारी से बचाने में जो भी काम किया, ये सही में काबिल तारीफ है। बहुत प्रेरित हो रहा हूँ आपके बात से। फिर भी मन में एक खौफ है, ऐसे कोई चांसेस है कि आए दिनों में फिर से ऐसी कोई नई बीमारी आ सकती है? देखिए, खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। यानी क्या है कि कई बार वो बोलते हैं ना, मौत का खौफ मौत से ज़्यादा भयानक होता है। आप हर दिन मरते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत और यानी खुश रहें और सजग रहें, यानी कभी भी सजग रहना न छोड़े, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली टेंडेंसी देखी गई कि दो एक्सट्रीम्स होते हैं, बहुत डरते या एकदम निडर हो जाते हैं। जैसे मैंने बीच में किसी मित्र से बात करते हुए देखा कि कुछ लोग मुझे ट्रैफिक पे बिना हेलमेट के बाद मास्क पहन के गाड़ी चलाते हुए दिखे। मैं कई बार उनको रोक के, बड़े यानी विनोद वाली बात है, बट वो समझ ही नहीं रहे कि भाई आज ट्रैफिक में लोगों की मौत कोविड से ज़्यादा हो रही है। तो लोगों को कोविड का बड़ा डर और खौफ है, मास्क पहन के गाड़ी चला रहे पर हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चला। लोग मोबाइल लेते हैं, उसको कवर और स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, लेकिन हेलमेट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें ऐसी है कि हमें एक जागरूक और बहुत ही बैलेंस अपना रिएक्शन रखना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, और हम सेंसिबल तरीके से चलेंगे तो हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। और ये पैंडेमिक कब आएगा कब नहीं आएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये वायरस का म्यूटेशन बड़ा रैंडम होता है, और वो कब कौन सा म्यूटेशन उसके लिए सही बैठ जाए और वो ह्यूमन में अडाप्ट कर जाए, उसको हम तब तक नहीं प्रेडिक्ट कर सकते जब तक वो ह्यूमन में से आके नहीं गुजरता। जब तक ह्यूमन उस पर कैसा रिएक्ट कर रहा है, जब तक वो हमारे पास डाटा नहीं आता, तब तक हम नहीं बोलते। हम बहुत सारे मॉडल्स है हमारे पास में जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए JN.1, इसको उसी डेल्टा के मॉडल पे बहुत काफ़ी यानी घातक तरीके से प्रेडिक्ट किया गया था, पर वो वैसा घातक नहीं निकला, क्योंकि ह्यूमन के डायनामिक्स बदल गए। ह्यूमन जो है उनमें कोहॉर्ट इम्यूनिटी आ गई, ह्यूमन में एक वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन तैयार हो गया, तो वो नहीं रहा। तो वो समय समय की बात है कि इस फेज में वो कैसा बिहेव करेगा, और उस फेज में जब वैक्सीनेशन जस्ट शुरू ही हुई थी, उस फेज में उसने डेल्टा वेव में बड़ी घातक अपने परिणाम दिखाए। तो हम अभी आगे के समय में ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाए, आपके शरीर से आपके जो भी प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे वेन ऑफ हो जाए। हो सकता है कोई नया वेरिएंट आके आपको फिर से नॉक करे आपके डोर पे। तो आप हमेशा तैयार रहिए। और एक ही है कि जो गवर्नमेंट के बड़े सिंपल नॉर्म्स है, ये वैक्सीन छोड़िए, दवाई छोड़िए, SMS, सेफ डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये चीजों का अगर हम पालन करें, सेफ डिस्टेंस, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, ये SMS है, इनको हम फॉलो करें तो हम काफी हद तक इस महामारी को जीत सकते हैं। पब्लिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, लोगों के मन में खौफ नहीं चाहिए, तो नीडर होके जो SMS फॉर्मेट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बोला पैंडेमिक का टाइम जब भी चालू था तभी लोग देखिए, मैं एक बात आपको रोकूंगा, निडरता का मतलब गैर जिम्मेदार होना नहीं है। सही में निडर रहो पर गैर जिम्मेदार मत हो। मैं गैर जिम्मेदारी के ऊपर ही आ रहा था, क्योंकि लोगों को थूकना कहाँ है वो पता नहीं है हमारे देश में, शौच कहाँ करना है, क्योंकि वो सुविधा शायद उपलब्ध नहीं हो उनकी तरफ से उनके लिए। उसके बाद एक खांसना छींकते वक्त हमको रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए जी, और अगर रुमाल नहीं तो इस तरीके से छींकना चाहिए जी। ये सब आदतों का प्रचार वो टाइम पे हुआ, लेकिन आज लोग फिर से भूल रहे हैं। लोग मुंबई के ट्रेन लोकल है या बस है, यहाँ ट्रैवल करते समय एक मीटर के स्क्वायर में करीबन 10 लोग खड़े रहते हैं। ये मजबूरी है, लेकिन आदतें, थूकना, छींकना, खांसना और शौच करना, मलमूत्र विसर्जन करना, इसके बारे में लोग सोचते नहीं है। आज हम रास्ते देखें, रेलवे ट्रैक की पटरी देखी तो एक बाजू उसकी लाल रहती है, रेलवे गाड़ी का दरवाज़ा जो रहता है वो बंद रहता है, वो अगर खोला जाए तो उसमें थूका हुआ दिखता है। ऐसी सब चीज़ें होती है। लोग, और उनको कोई बोलने जाए जो सजग आदमी है, आपने जिस चीज़ का उल्लेख किया, जिम्मेवार आदमी है, तो उनको उल्टा जवाब दे देते हैं। तो अभी क्या मौत का खौफ ख़त्म हो गया, कोरोना गया, ऐसा हो गया, फिर से लोग वही करने लगे। तो इस सब चीज़ से ऐसी बीमारी कितनी फैलती है? नहीं, डेफिनेटली फैलती है। और मैंने भारत जैसा देश, मैंने जैसा बोला कि ये अपने आप में एक यूनिक देश है। इस तरीके की पॉपुलेशन, एक पर स्क्वायर मीटर में इतने लोगों का होना, ये
आप कभी अवॉइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ओवर पॉपुलेटेड कंट्री ये रहना ही है। ऐसे में इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर यही चीज़ों की बात अगर आप यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ में करें तो वहाँ पे तो पॉपुलेशन ही कम है, तो वैसे ही सेफ डिस्टेंसिंग हो जा रही है। पर यहाँ पे SMS को बार बार बोला जाता है कि भाई आप इसको फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो आदतें आपने बताई वो सही है। मैं भी जिस जिपमर हॉस्पिटल में था वहाँ पे हम लोग को मजबूरन भगवान की फोटो टाइल में लगानी पड़ती थी ताकि लोग वहाँ ना थूके, फिर भी लोग उसके बगल में ऐसे थूकते थे। तो यानी ये टेंडेंसी है। अभी हमारे यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है उसकी बहुत अच्छाइयाँ हैं। हमारा कल्चर बहुत रिच है, हम लोग का जो संस्कार है वो बहुत बड़े हैं, पर ये जो कुछ आदतन चीज़ें हैं ये कई सालों से चली आ रही है और ये बदलने के लिए हमें एक सोशल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। तो ये धीरे धीरे होगा। अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा लोगों में इसकी संजीदगी आएगी। मैंने देखा है कि कोविड महामारी के बाद ये चीज़ें काफ़ी कम हुई है, यानी इसके बाद लोगों में काफ़ी सजगता आई है, पहले जैसे नहीं रहा। बट जैसा आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ें पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुई है। मैं ऐसा ही आशा करता हूँ कि ये जिस तरीके के, जैसे मेरा ये मानना है कि ये कोविड पैंडेमिक सिर्फ साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं जीत रहा है। मैं जैसे एग्जांपल लूँ कि जैसे कई सारे सोशल ग्रुप्स हैं जिन्होंने दवाइयों के बांटने में या SMS के बातों को फैलाने में, लोगों को जागरूक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वैसे ही मुझे लगता है कि जो सामाजिक संगठन है उन लोगों ने सामने आके इस तरीके के जो भी स्ट्रीट प्लेज है, रोड प्लेज है या जिस तरीके के स्मॉल थिएटर्स है, इनके थ्रू इन चीज़ों को ये संजीदगी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोगों में ये जो आदतें हैं, कहीं भी थूकना, कहीं भी फेंकना, ये आदतें लोगों में सुधरें। और वो सब हमारी देश के वासी है, हम उन्हें कहीं इग्नोर नहीं कर सकते और उनसे ही हमारा देश है। तो हमें उनको साथ लेके ही चलना है और उनको इन्हें सही राह पे लाना है। कई सारे लोगों ने, मतलब महात्मा गांधी जी ने बोला है, संत गाडगे बाबा ने बोला है, गवर्नमेंट की तरफ से स्वच्छ भारत का अभियान चला जाता है, जहां ट्रेन में स्वच्छ भारत का बोर्ड लिखा है वही थूक देते हैं। ऐसी हमारी मानसिकता है, शायद वो बदले, ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। आज की पॉडकास्ट सुन के भी उनमें से एक दो लोगों ने भी अपनी जिम्मेवारी उठाई, तो बहुत हम लोगों ने पा लिया आज के पॉडकास्ट के माध्यम से। आपने बीच में बात की ही एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट, एनिमल और ह्यूमन की हेल्थ, ये एक है, कॉमन हेल्थ है। वो कंसेप्ट जरा आप हमें समझाइए। देखिए, बड़ा सिंपल है समझना। अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड के एग्जांपल ले तो वहाँ पे दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल, सबसे अच्छा हेल्थ केयर, सबसे अच्छे डॉक्टर्स है। बट अगर आप उनकी गहराई में जाए, जैसे मैं कनाडा में था तो वहाँ पे रह के मैंने देखा कि उनको हेल्थ का रियल मीनिंग पता है। रियल हेल्थ क्या है? रियल हेल्थ है अच्छी हवा, अच्छा पानी और अच्छी मिट्टी। सही बात। अगर अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छी मिट्टी रहेगा तो आप वैसे ही बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका सैनिटाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपको वैसी बीमारी कम हो जाएगी। आपको वैसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोविड महामारी एक एक्सेप्शन है जो एक अलग ही डायनामिक से फैली है, पर उसको छोड़ के बाकी जितनी भी बीमारियां हैं, मेजर बीमारियां, वो बैड एयर, बैड वाटर और बैड सॉइल से ही फैल रही है। तो अगर हम अच्छा पानी, अच्छी हवा और अच्छी मिट्टी पे फोकस करें तो जो एक वन हेल्थ में भी आता है, ये एनवायरमेंट वाला साइड हो गया, इसको भी हम अगर अच्छा कर पाए वैसे ही कई बीमारियां कम हो जाएगी। तो जैसे मैंने अभी बताया कि WHO ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, हमारी एक वन ऑफ द मेजर जिम्मेदारी है कि हम इस एरिया में वन हेल्थ अप्रोच की जो नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें। तो हम जो एनिमल पे रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो एनवायरनमेंट पे रिसर्च करने वाले लोग हैं और जो हॉस्पिटल में जो ह्यूमन पे जो इंटरेक्ट करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ मिलके इस महामारी पे ध्यान रखें। तो एक बड़ा चीज़ अभी जो उठ के सामने आई कि भाई हम फिलहाल अभी ह्यूमन की टेस्टिंग तो कम हो गई है, पर हम एनवायरमेंटल सर्विलेंस बढ़ा रहे हैं ताकि वेस्ट वाटर में जो भी मलमूत्र के द्वारा जो वायरस शेड हो रहा है या जो भी और वेस्ट वाटर से जो ये वायरस वाटर में जा रहा है, हाँ, जो वो जा तो रहा है उसकी तो डायनामिक्स अलग है, उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में तो वो उतना नहीं कारगर हो रहा है, क्योंकि उसका तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन है। बट जो सर्विलेंस में जो हमें काम आता है कि भाई वेस्ट वाटर सर्विलेंस एक नॉन इन्वेजिव सर्विलेंस हो गया, मैं आपको बॉदर नहीं कर रहा हूँ, आपकी सैंपल नहीं ले रहा हूँ, बट वेस्ट वाटर को मैं एक अर्ली वार्निंग की तरह देख रहा हूँ, ताकि हम वेस्ट वाटर में जो भी वायरस शेडिंग हो रहा है, क्योंकि इस वायरस का मल और मूत्र में शेड होने का ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। अच्छा। और इसको हम एक कारगर तरीका बना के वेस्ट वाटर की मॉनिटरिंग करके हम इस पैंडेमिक पे कड़ी नजर रख सकते हैं बिना लोगों को ज्यादा बॉदर किए। और जैसे ही हमें इसमें सिग्नल मिल रहे हैं तो हम तुरंत इन सिग्नल्स को लेके अथॉरिटीज को वार्न कर सकते हैं कि भाई ये पैंडेमिक फिर से बढ़ रहा है, और हम जो भी सैंपल टेस्टिंग बढ़ा के देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये लॉकडाउन जो है ये एक इकोनॉमी पे बहुत बड़ा घात है।
जी। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब चीज़ें अपने हाथ से निकल जाती है तो हम लॉकडाउन लगा देते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को रख सके तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को रखने से क्या होगा कि हम एक तरीके का पार्शियल या एक लोकलाइज लॉकडाउन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले ले, आप नागपुर से, आप धर्मपेट में रहते हैं, माने अगर धर्मपेट में हमें सैंपल्स मिल रहे हैं जो पॉजिटिव है, माने वहाँ वो पहले केसेस आ रहे हैं, तो हम सिर्फ धर्मपेट एरिया को ही लॉकडाउन करेंगे जी। और पूरे नागपुर को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम वहीं पे ध्यान नहीं देंगे तो कब वहां से फैल के नागपुर, महाराष्ट्र हो के पूरे देश हो के, तो पूरे देश को लॉकडाउन की की नौबत आती है। तो ये चीज हम अगर अवॉइड कर सके विद दिस एग्रेसिव एनवायरमेंटल सर्विलेंस, तो ये भी बहुत बड़ा रोल होगा यानी आगे के लिए। इस रिसर्च पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है आज की हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और जैसा मैंने बताया कि WHO ने हमें एज अ रेफरेंस लैब एंड एज अ कोलैबोरेटिंग सेंटर वेस्ट वाटर सर्विलेंस के लिए बनाया भारत के लिए। तो हम अभी फिलहाल साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमें दी गई है ताकि हम लोगों को इसके लिए ट्रेन भी कर सके और इस तरीके की पैंडेमिक में जो भी आगे का रोल है हम और सेंटर्स खड़े कर सके और लोगों को इसमें जोड़ सके, क्योंकि हम जितने लोग जोड़े इसमें उतने ही कम है। तो जितने लोग इसमें जुड़ेंगे, जैसे पैंडेमिक में भी बहुत सारे लैब जुड़े, हम भी ऐसे ही जुड़े। इसकी शुरुआत तो ICMR ने की थी, बट ICMR के भी हाथ कम पड़ गए थे इस पैंडेमिक को करने में। तो CSIR के भी बहुत लैब्स आए, DBT के भी बहुत लैब आए, बहुत सारे प्राइवेट लैब्स भी आए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी आई, सब मिलके किया, तब जाके हम कुछ कर पाए। यानी ये वैसे ही वेस्ट वाटर सर्विलेंस के लिए भी हमारी इच्छा है कि हम जितना इसको डिसेंट्रलाइज कर पाए, यानी चीज़ों को सेंट्रलाइज रखना तब तक ठीक है जब बीमारी का ताप कम है, पर जब ये बहुत बड़ी महामारी होती है तो हमें बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है जी। इसलिए WHO ने हमें अप्रोच किया कि भाई आप भी आए, भारत के जियो मैप पे हमें टैग किया गया है। वैसे ही बाकी देशों में, अमेरिका में, यूरोप में भी जो भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस है वहाँ पे उनको टैग किया गया ताकि वो वहाँ के रीजन का ध्यान रख पाए एज अ हब एंड स्पोक मॉडल की तरह। जैसे हब होता है, आप एक साइकिल का पहिया देखे तो उसमें हब होता है और उससे जुड़े स्पोक होते हैं। तो उस तरीके से हम इस पैंडेमिक को मैनेज करने को देख रहे हैं। आज की तारीख में ये काम अगर ऐसे चालू रहेगा तो जो सवाल के ऊपर अपना आज का पॉडकास्ट शुरू हुआ कि अगले टाइम पे कुछ ऐसा आ सकता है, तो उसका पहले ही इंटीमेशन आपको मिल सकता है जी। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब भी लॉकडाउन लगाया गया, सबको घर पे रखा गया और ज़बरदस्ती रखा गया कई जगह पे, तभी भी कोरोना बढ़ रहा था और लोग मर रहे थे। और जब लोग फर्स्ट वेव गई और उसके बाद में बाहर आए तब वो और बढ़ गया और तभी भी लोग मर रहे थे। क्या लोगों को बंद करना सही था या लोगों का पैंडेमिक चालू है फिर भी बाहर घूमना सही है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हाँ, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे अचानक स्टॉप करने को बोला गया, तो मैं एकदम डेड स्टॉप नहीं होगा, मेरा एक रोलिंग स्टॉप होगा। तो वैसे ही पैंडेमिक में भी होता है। हम जब तक लॉकडाउन लगाते हैं तब तक वो बहुत मोमेंटम पकड़ चुका होता है। लॉकडाउन की नौबत ही तब आती है जब ये बहुत विकराल हो जाता है और ये फिर उसके बाद भी ये इसका ग्राफ ऊपर जाते रहता है, क्योंकि एकदम लॉकडाउन लगाने से चीज़ें रुकती नहीं है, पर उसके लॉकडाउन का असर बाद में पता चलता है। इसलिए आप देखेंगे तो जो वेव्स आना जाना हुई, ये इसलिए हुई क्योंकि लॉकडाउन लगा, कुछ समय लगता है उसके पैंडेमिक के केसेस को कम आने में, वो बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि यार लॉकडाउन लग गया तो एकदम केस नीचे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उसका एक मोमेंटम लग गया होता है। फिर जब लॉकडाउन लगने के बाद में, लॉकडाउन खुलने के पहले आप देखेंगे एक डिप इन द कर्व दिखता है। तभी गवर्नमेंट बोलते हैं ना, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 लाए थे, इसलिए लाए थे क्योंकि उसमें डिप होना शुरू हो गया था। तो ये अब फिर वायरस भी म्यूटेट हो रहा है, अब वायरस नया वेरिएंट बन रहा है, वो नए ढंग से एक छलावा करके वापस से आ रहा है, फिर से उसमें लॉकडाउन लगा। तो ये खेल जो है ये चलता ही रहा। बट ये है कि यानी हमने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लॉकडाउन लग गया और एकदम पैंडेमिक तो नहीं बंद रहे तो बढ़ रही, ये एक्सपेक्टेड है होना। ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको एनालॉजी दी कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अचानक स्टॉप बोला तो मैं एकदम जहाँ स्टॉप बोला वहाँ नहीं रुक पाऊंगा, मुझे थोड़ा डिस्टेंस लगेगा उस मोमेंटम को कम करने में। तो पैंडेमिक में भी वैसा ही होता है। पैंडेमिक के बाद में जो वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा था पैंडेमिक के टाइम पे, जो पीक पे था तभी भी। और ऐसी एक बात सामने आई कि वो वैक्सीनेशन से और बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को हार्ट अटैक आने लगे हैं,
तो ये क्या चीज़ है? देखिए, इन चीज़ों पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं वैक्सीन का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा तो काम वायरस इवोल्यूशन और वायरस के म्यूटेशन तक देखना है। बट मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसका जवाब देना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि ये वायरस बहुत म्यूटेटिंग वायरस है। जैसे मानिए कि आपने एक वैक्सीन लाई, एक वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप किया, बट ये वेरिएंट बदल रहा है, ये म्यूटेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेटेड है उसको एक थोड़ा सा बदला हुआ वायरस का एक्सपोजर मिल रहा है। तो ऐसा होता है कि भाई वैक्सीन एफिकेसी कम हो गई क्योंकि वायरस ने अपना स्वरूप बदल लिया, म्यूटेट हो गए। तो ये तो इन्हें चलता ही है। बट एक है कि इसमें ऐसा जो क्लेम किया गया कि भाई इससे मॉर्टेलिटीज कम हो गई, क्योंकि जो मॉर्बिडिटी थी, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है इन्फेक्शन होना, बीमार पड़ना, और मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मरना। तो वैक्सीन में वही क्लेम किया गया कि भाई वैक्सीन लेने के बाद में आपको जो मॉर्टेलिटी है, मॉर्टेलिटी आपकी एकदम मिनिमम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी, पर मॉर्बिडिटी रहेगी, आप बीमार पड़ेंगे, आशंका तो वो वैक्सीन ने पहले ही वैक्सीन में ये डिक्लेयर किया गया था कि भाई हम मॉर्टेलिटी कम हो जाएगी पर मॉर्बिडिटी रहेगी। तो वो दिखा भी वैसा हमें कि भाई जो भी वैक्सीनेटेड केसेस थे उन लोगों में जो मॉर्टेलिटीज थी वो कम ही दिखी। आपका पूरा एक्सपीरियंस देखे मैं आपसे एक फाइनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी हम लोग मान सकते हैं कि ऐसी बीमारी आई है तो अपना देश, अपनी सिस्टम, अपने वैज्ञानिक, अपनी मेडिकल सिस्टम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर भी लोगों ने क्या अपनी तरफ से क्या जिम्मेवारी उठानी चाहिए और उसका क्या फ़ायदा होगा समाज के लिए और जो सिस्टम वॉरियर्स काम कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग इस सब्जेक्ट में, इस फील्ड में ट्रेंड है, उन लोगों ने अगर ये पैंडेमिक फिर से आता है तो सामने आना चाहिए। हमने सबसे पहली बात ये देखी कि सिर्फ आम लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, जो इस फील्ड में ट्रेंड लोग हैं उन्होंने भी अपने पाँव पीछे रखे। उन लोगों ने एक सोल्जर का स्पिरिट रख के सामने आना चाहिए, क्योंकि जितने लोग हमें इसमें एज अ वॉलंटियर, एज अ एम्प्लॉय या एज अ वर्कर मिलेंगे, उतना हमारे पास में हमारी सेना रहेगी लड़ने के लिए। और ये चीज़ें भी देखी गई थी इस पैंडेमिक में कि बहुत लोगों ने काबिलियत होते हुए भी अपने पाँव पीछे खींचे। उन्होंने ये सोचा कि हम घर में सेफ रहेंगे, बट कोई सेफ नहीं रहता है। ये एक तरीके का छलावा है कि अगर आपको लगता है कि भाई ये एक ऐसी आंधी निकल जाएगी और मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपने अपने नॉलेज का पूरा इस्तेमाल करना है। मैं एजुकेटेड और ट्रेन्ड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, और जो आम जनता है उन लोगों ने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यानी जैसे मैंने बताया कि SMS की जो बात बताई, सैनिटाइजेशन, मास्क और सेफ डिस्टेंसिंग, इसका फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, ताकि इस पैंडेमिक को न फैलाने में वो अपनी तरफ से अपनी मदद कर सके। आज नहीं है फिर भी ये तत्व SMS का हम लोग फॉलो करना चाहिए। नहीं, अभी तो गवर्नमेंट ने इस पर कुछ बोला नहीं है। गवर्नमेंट ने तो अभी एक नॉर्मल सिचुएशन मान के ही चल रहे हैं। अभी तो पैंडेमिक फिलहाल उस तरीके से है नहीं, पर जब जब गवर्नमेंट इसका आह्वान करती है उस वक्त में हम लोगों ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी डबल माइंड के इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट की भी अपने, देखो, गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि वो पैनिक बटन न दबाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर पैनिक बटन दबाया तो प्रभाव से ज़्यादा लोगों का जो रिएक्शन है वो ज़्यादा भयानक हो जाता है। तो इसीलिए एक बहुत ही फाइन बैलेंस मेक करना पड़ता है कुछ भी चीज़ का बोलने में। तो अगर सरकार बोलती है कि भाई आप लोगों को एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, आप घर से ना निकले, या सैनिटाइजेशन यूज़ करें, या मास्क का इस्तेमाल करें, या सेफ डिस्टेंस रखें, तो उसका फॉलो करना चाहिए। जी, एक मेंटालिटी हुई है क्योंकि कोरोना उसी तरह से आया। हमको लगता है हमारे देश का रोग नहीं है, चाइना से आया। वहाँ पे लोग एनिमल्स किसी भी तरह का कैसे भी खाते हैं और उनको रोग हो जाता है, बाद में फैल जाता है। कोई लोग उन पे आपत्ति या ऑब्जेक्शन लेते हैं। जानबूझ के ये वायरस देश भर में, जग भर में फैलाया गया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? और मैं ये इसके लिए पूछ रहा हूँ, एक तो आप ऐसे एक जवाब दे दीजिए कि ये जानबूझ पे हुआ है कि नहीं, या ये अपने देश में नहीं होता है। अगर बाहर देश में कहीं आया तो हमको पता चलेगा तो हम लोग जिम्मेवार नागरिक के तौर पे बर्ताव करना चालू हो जाएंगे। तो क्या हमारे देश से ऐसी कोई बीमारी नहीं फैल सकती? फैल सकती है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमारे देश से भी बहुत सारी बीमारियां फैली है। देखिए, अभी दुनिया ना एक ग्लोबल ये बन चुका है, यानी एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन होने के बाद में अब वो बाउंड्रीज कोई ये नहीं रही है। लोग विमानों से आना जाना कर रहे, शिप से आना जाना कर रहे, कई जगह में ट्रांस कंट्री रेल्स है,
अभी दुनिया एक हो चुकी है, यानी कई लोग तो दूसरे देश में काम करते हैं और वापस सोने के लिए एक देश में आते हैं। मैं अभी स्विट्ज़रलैंड में था, WHO में था, तो वहाँ पे तो लोग फ्रांस में रहते हैं और स्विट्ज़रलैंड में काम करके जाते हैं। तो दुनिया अभी छोटी हो गई है, भली दुनिया बहुत बड़ी है, पर जिस तरीके का कम्युनिकेशन और जिस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, अब दुनिया एक हो गई है। तो ऐसे में अपन बीमारियों का आदान प्रदान सब जगह चलेगा ही। अब वो तो एक तरीके का एक सिचुएशन बोलिए कि भाई वो चाइना में आया, या एक तरीके सिचुएशन बोलिए कि कोई चीज़ नॉर्थ अमेरिका में आई, या सिचुएशन बोलिए कि वो इंडिया में, वो तो आती रहेगी। बट इससे हम किसी को एक लेबल नहीं लगा सकते कि भाई ये चाइनीज़ बीमारी है या ये इंडियन बीमारी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एंडियम 1 की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए हम वैज्ञानिक लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि जब न्यू दिल्ली मेटालोबिटा लैक्टामेज नाम का एक बग था, बैक्टीरियल था, उसको लेके काफ़ी विदेशों में बहुत बैड पब्लिसिटी हुई हमारे देश की। तो हम एज अ वैज्ञानिक हम लोगों ने उसका अपोज किया कि भाई इस तरीके से नहीं, न्यू दिल्ली क्यों आप लोग नाम रख रहे हैं, ये तो बीमारी है, ये तो मल्टीड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो कहीं से भी आ सकता है। तो यानी कोई भी देश, कोई भी शहर ये नहीं चाहेगा कि उसके नाम के साथ एक टैबू लग जाए, क्योंकि अपने देश में बहुत मेडिकल टूरिज्म होता है, बहुत सारे लोग विदेशों से आते हैं बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं लेने के लिए और कम दामों में। तो हर चीज़ के इर्द गिर्द एक बिजनेस जुड़ा हुआ है, और हम अगर सेफ्टी और प्रिकॉशन पे ध्यान दें वो बेहतर रहेगा, बजाय कि हम ब्लेम गेम करें। और सबसे बड़ा जो दुश्मन इन चीज़ में वो है पासिंग द बक, कि ये मुझसे नहीं, ये वहाँ से आया, नहीं ये मुझसे नहीं। आप चाइना को पूछेंगे तो चाइना बोलता है यूएस से आया, यूएस बोलता है यहाँ से आया। इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। सोल्यूशन ये है कि अभी ये बग आया है, अभी हम इसको क्या करना है। और आपको हमेशा एक लोकल सोल्यूशन ही देखना पड़ता है। आप सोचिए ग्लोबल, बट आप सोल्यूशन लोकल देखिए। अगर आप ग्लोबल सोचेंगे और लोकल पे ध्यान नहीं देंगे तो लोकल ही आपका पूरा मामला बिगड़ जाएगा। तो यही चीज अगर शुरुआती दिनों में चाइना में हुई होती, तो जैसा मैंने आपको डॉक्टर डॉन लो का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने लोकल सोचा, उन्होंने सार्स को सोचा नहीं ये बीमारी मैं यहाँ से क्या कनाडा के दूसरे प्रोविंसेस में नहीं जाने दूंगा। ऑब्वियसली उन्होंने पूरे दुनिया को बचा लिया। तो नहीं आया अपने यहाँ पे, नहीं आया। तो ये सोच बहुत जरूरी है। अगर आपकी सोच यानी सच्ची नहीं है और बहुत ज्यादा यानी अपन बोलेंगे ना कि ह्यूमन इंटरेस्ट को देखते हुए नहीं है और बिजनेस पे ज़्यादा है या कोई और चीज़ों पे आपका ख्याल का जो मैंने सोच ज़्यादा तवज्जो वहाँ दे रहे हैं, तो ये चीज़ें हाथ से निकलती है। यानी आपको एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री या रेस्पॉन्सिबल पॉलिसी मेकर होके इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये हम सब के लिए सीख है। हो सकता है चाइना भी इससे सीख रहा है, हो सकता है अगले बार वो ध्यान दे इस पे। तो ये सबके लिए अपनी यानी एक सीख की बात है। इनफैक्ट चाइना में तो जिस पर्सन ने सबसे पहले इसको घोषित किया था उसको तो देशद्रोही बोल के उन्होंने जेल में डाल दिया। बाद में उसकी मृत्यु भी होगी और बाद में उन्होंने उसको हीरो बोल के भी नेशनल हीरो भी बोला चाइना ने कि भाई नहीं ये सही था। तो ये होता है, उस वक्त किसी को नहीं पता रहता है। जब भी चीज़ें शुरुआती दौर में आती लोगों को लगता है कहीं कोई फॉरेन कुछ वो तो नहीं है, प्लान तो नहीं है, हमारा बिजनेस खराब करने के लिए कोई ये खेल तो नहीं है। वो समझते तक में देर हो जाती है। तो बहुत सारे डायनामिक्स काम करते हैं और इट केम लाइक अ सरप्राइज टू एवरीबडी। यानी आप चाइना का फर्स्ट वो छोड़ो ना, मैं सेकेंड वेव की बात करता हूँ इंडिया में। जब फर्स्ट वेव गया तो हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए थे। तो फिर वो हमारी गलती नहीं है क्या कि सेकेंड वेव को हम क्यों नहीं देख पाए? सेकेंड वेव में इतने लोग कैसे चले गए? तो उतने तो लोग चाइना के बीमारी आने के बाद भी नहीं मरे जितने लोग सेकेंड वेव डेल्टा आने के बाद मरे। डेल्टा तो अपने यहाँ से ही आया, तो हम क्या ब्लेम करेंगे इंडिया को? नहीं कर सकते। ये आपको थोड़ा सा होलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग रखना पड़ेगा और वर्ल्ड को वन, जैसे हम वन हेल्थ की बात करते हैं वैसे वन वर्ल्ड की भी सोच रखनी पड़ेगी जी। अगर हम वन वर्ल्ड की सोच ही रखेंगे और सोचेंगे बाउंड्री बन गई, ये पाकिस्तान, ये चाइना, ये इंडिया, नहीं होता काम वैसे। पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए आपको ग्लोबल वे में यही WHO भी सोचता है। WHO की वही सोच है। WHO बोलता है कि आप लोग हमारी सुपर पावर है। उन्होंने ये कहा कि ये जो अलग अलग कंट्रीज के जो लैब्स है जो यहाँ आए हैं हमारे बुलावे पे, यही हमारी सुपर पावर है, क्योंकि WHO ही है जो इस तरीके से सबको एक छत के नीचे बुला सकती है। आपकी वजह से WHO और हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए। हमारे देश में आप काम कर रहे हैं। नहीं, WHO से हमारे संबंध हमेशा ही अच्छे रहे हैं। WHO का बहुत इंटरेस्ट रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत कैपेबिलिटी है। इंडिया में इश्यूज तो है ही, पर इंडिया में बहुत टैलेंट भी है और इंडिया में बहुत सॉल्यूशंस भी निकले हैं। और WHO में भी बहुत सारे भारत के लोग हैं। यानी भारत
इंडियन ओरिजिन लोग, जैसे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो पहले ICMR के डायरेक्टर जनरल थे, वो भी WHO में बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, उन्होंने भी पैंडमिक के दौरान WHO को बहुत गाइड किया। तो इंडिया इज ऑलवेज अ वेरी रेस्पेक्टेड कंट्री बाय इन ऑल एस्पेक्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंटिफिक में, सभी में इंडिया से वो बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस में बहुत अच्छा काम करके देते हैं। और ये हमारी एक तरीके से मजबूरी बोलो या हमारा वे ऑफ सॉल्यूशन बोलो, हमारा बिल्कुल अलग ही रहता है। चाहे वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, चाहे वो एफिशिएंसी हो, चाहे वो फ्रूगल साइंस हो, कई चीज़ें हैं जिन चीज़ों में इंडिया को बहुत इन चीज़ों के लिए उसका लोहा माना जाता है। आप इसरो से तो सभी परिचित है, इसरो कितने कम दाम में यानी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, आज सभी उनसे सीख रहे हैं कि भाई आप कैसे कर रहे हैं। इलॉन मस्क इसरो से कोलैबोरेशन कर रहा है ताकि वो भी सीख पाए कि भी किस तरीके से इतने कम दामों में भारत ये सब कर पा रहा है। क्योंकि आज किसी भी चीज़ का फ्यूचर अगर आप देख रहे हैं तो वो कॉस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ आके एक बॉटलनेक जिसे बोलते हैं, चाहे वो पैंडमिक मैनेजमेंट हो, चाहे वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या एक्स्ट्रा ट्रांसप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन हो, सभी में कॉस्ट ही एक बॉटलनेक आके आता है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, ताकि हम कारगर तरीके से उसकी दवाई हो, वैक्सीन हो या टेस्टिंग हो, सब में कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। भले ही वैक्सीन आपको फ्री में मिल रही है, भले ही आपको कोविड टेस्ट फ्री में मिल रहा है, पर कोई ना कोई उसका पैसा भर रहा है ना। हाँ, आपका टैक्स पेयर का पैसा ही उसमें लग रहा है। तो अगर वो चीप होता है तो डेफिनेटली टैक्स पेयर का पैसा और बाकी चीज़ों में लगेगा। तो कोई चीज़ फ्री नहीं होती इस दुनिया में, हर चीज़ के पीछे एक कॉस्ट होता है जो कोई ना कोई पे करता है। आज आपके सामने बैठने से मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस देश में लोगों की जान बचाने के लिए काम करने वाले एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के सामने मैं बैठा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। लोगों को उनकी बातें पहुँचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, विमर्श। लेकिन सेहत से बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। ये शरीर जो हमें मिला है वो भगवान की सबसे बड़ी गिफ्ट है। अगर जान है तो जहान है। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो कोई डराने का आपका हमारा मकसद नहीं था, लेकिन जो चीज़ हुई है आगे ना होए इसके लिए कैसे हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उनसे रूबरू कराने के लिए आज का ये पॉडकास्ट था। लगता है अंदर से कि थोड़ी सफलता मिल जाएगी। उन्होंने जो बात कही है वो आप दिल पे ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए, विमर्श के। और लोगों को, हमारे दर्शकों को, हमारे सुनने वालों को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपके माध्यम से मिली है।